इस बार मैं कहानी पूरी करके ही यहाँ से जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर अनुराग यक्षिणी के पास से उठता है और सीधे जाकर अपनी टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। अनुराग डायरी में किरदारों वाला पेज खोलता है और वापस से उन किरदारों के किस्से याद करने लग जाता है जो उसे यक्षिणी ने अब तक बताए थे। रात भर अनुराग यक्षिणी की कहानी के किरदारों के किस्सों को याद करते रहता है। उन किरदारों के बारे में सोचने में अनुराग इतना मगन हो जाता है कि वो सिगरेट जो वो कहानी लिखने के दौरान पीते रहता था, उस सिगरेट का एक कश तक नहीं खींचता है। किस्सों को याद करते हुए ही कब सुबह हो जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। जब यक्षिणी की आंख खुलती है और वो देखती है कि अनुराग अभी भी कुर्सी पर बैठकर अपनी डायरी में कुछ कर रहा है, तो उठते से ही उससे बोल पड़ती है, लेखक बाबू, आप अभी तक सोए नहीं? अनुराग डायरी में देखते हुए ही कहता है, नहीं यक्षिणी, बहुत सो लिया, अब जल्द से जल्द कहानी पूरी करनी है तुम्हारी। यक्षिणी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये लेखक बाबू को अचानक से क्या हो गया? ये तो मेरे पीछे पागल थे, कहानी के पीछे कब से पागल हो गए? यक्षिणी नोटिस करती है कि अनुराग का पूरा ध्यान उसकी डायरी पर था, उस पर जरा सा भी नहीं था। यक्षिणी मन में सोचती है, कहीं लेखक बाबू मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? कल रात बिना कुछ करे जो सो गई थी मैं। अगले ही पल यक्षिणी ना में सिर हिलाते हुए खुद से बड़बड़ाती है, नहीं नहीं, लेखक बाबू मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकते, आखिर मैं ही तो उनकी कहानी हूँ। उन्हें उनका काम करने देती हूँ, वरना फिर पक्का नाराज हो जाएंगे। यक्षिणी बिस्तर पर से उठते हुए कहती है, लेखक बाबू, आप अपना काम कीजिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। इस बार अनुराग कुछ जवाब नहीं देता है, अपनी कहानी में ही लगा रहता है। यक्षिणी चुपचाप अनुराग से बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर चले जाती है। दोपहर तक अनुराग उन सारे किरदारों की एक लिस्ट बना लेता है जिनके किस्सों के बारे में यक्षिणी उसे बता चुकी थी। उन किरदारों के नामों की लिस्ट से ही अनुराग की डायरी के 20 से ज्यादा पेज भर गए थे। यक्षिणी उसे इतने सारे किरदारों के बारे में बता चुकी थी, बताती भी कैसे नहीं। यक्षिणी की कहानी में हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात के बाद एक नया किरदार जो जुड़ जाया करता था, और अभी तो और भी बचे थे। पर अनुराग और किरदारों के बारे में अब कुछ नहीं जानना चाहता था, क्योंकि वो समझ चुका था जो कहानी के अहम किरदार थे उनके बारे में यक्षिणी पहले ही बता चुकी थी। अब ऐसा कोई किरदार नहीं बचा था जिसके बारे में बताना या जानना जरूरी था। अनुराग उन किरदारों के नामों की लिस्ट देखते हुए खुद से कहता है, ये क्या, यक्षिणी की कहानी में तो कई सारे किरदार हैं, इतने सारे किरदार कि मैं तो इन पर ही एक अलग से किताब लिख सकता हूँ, पर कहानी मुझे यक्षिणी पर लिखनी है, उसके किरदारों पर नहीं। अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, एक काम करता हूँ, अब इनमें से वो किरदार छांटता हूँ जो सबसे जरूरी है, बाकी के किरदारों को हटा देता हूँ कहानी से। इतना कहकर अनुराग फिर अपने काम में मगन हो जाता है। वो एक नया पेज निकालता है और उसमें यक्षिणी की कहानी के सबसे अहम किरदारों के नाम लिखने लग जाता है। अनुराग को पूरे 4 दिन लग जाते हैं यक्षिणी की कहानी के सबसे अहम किरदारों की लिस्ट बनाने में। इन 4 दिनों के भीतर अनुराग पूरी लगन के साथ यक्षिणी की किताब पर ही वर्क कर रहा था। उसने यक्षिणी से ढंग से बात तक नहीं की थी, जैसे यक्षिणी का होना न होना वहाँ पर एक समान हो। उसके मन में जब भी यक्षिणी के करीब जाने का विचार आता, उसके कानों में चित्रा के वो ताने गूंजने लग जाते और वो फिर से अपने पूरे फोकस के साथ अपनी किताब पर काम करने लग जाता। यक्षिणी भी अनुराग को तंग नहीं करती थी। अगर अनुराग अपनी किताब पर काम करता तो वो उसी कमरे में खिड़की के पास खड़ी हो जाती और बाहर झांकती रहती, जैसे वो खुद अनुराग से बात न करना चाहती हो, किसी चीज से डर रही हो, कोई बात हो जो वो अनुराग को ना बताना चाहती हो और उसे डर हो कि कहीं अनुराग उससे वो बात पूछ न ले। यक्षिणी पहले जैसी नहीं रही थी, वो भी कहीं खोई खोई डरी हुई रहती थी। अनुराग यक्षिणी की कहानी के अहम किरदारों की लिस्ट बनाने के बाद उसकी कहानी की रूपरेखा तैयार करने में लगा हुआ था, जो हर लेखक करता है अपनी किताब लिखने से पहले। शाम का वक्त था। अनुराग अपने कमरे में बैठकर किताब की रूपरेखा तैयार कर रहा था। यक्षिणी भी उसी कमरे में थी, जो हमेशा की तरह खिड़की के पास खड़ी हुई थी, किसी सोच में खोए हुए उदास चेहरा लेकर बाहर झांक रही थी। अनुराग अपनी डायरी के पेज में कुछ लिखते हुए खुश होते हुए कहता है, आखिरकार हो ही गई यक्षिणी की किताब की रूपरेखा तैयार, अब बस उसकी कहानी लिखना बाकी है। इतना कहकर अनुराग जैसे ही अपना पेन डायरी पर रखता है, उसकी नजर सीधे यक्षिणी पर पड़ती है, जो अभी भी खिड़की से बाहर ही झांक रही थी। अनुराग यक्षिणी को पुकारते हुए कहता है, यक्षिणी सुनो। इस बार यक्षिणी एक ही बार में अनुराग की पुकार सुन लेती है और तुरंत बोल पड़ती है, हाँ लेखक बाबू, कहिए ना, आपके लिए फिर चाय बनानी है क्या? अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं नहीं यक्षिणी, चाय नहीं बनानी। यक्षिणी पलट कर कहती है, फिर? अनुराग अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए कहता है, फिर क्या यक्षिणी,
मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं पुकार सकता क्या? जरूरी है हमेशा चाय बनाने के लिए या फिर किसी काम से ही पुकारूं? यक्षिणी तुरंत बोल पड़ती है। नहीं नहीं लेखक बाबू, वो बात नहीं है। मुझे लगा आप हमेशा चाय बनाने बोलते हैं ना, तो वही बोल रहे होंगे। मेरे हाथ की चाय आपको इतनी पसंद जो है। अनुराग यक्षिणी के पैरों की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम चाय इतनी अच्छी बनाती ही हो कि मैं क्या करूं? वैसे एक बात बताओ यक्षिणी, तुमने अपने पैरों पर भी कोई जादू करके रखा है क्या? यक्षिणी अपना मुंह बनाते हुए पूछती है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं लेखक बाबू? अनुराग कहता है। और क्या पूछूं मैं? फिर तुम ही बताओ। दिन भर खिड़की के पास ही खड़ी रहती हो, तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होता क्या? यक्षिणी खोए हुए अंदाज में कहती है। दर्द पैरों में नहीं लेखक बाबू, दिल में होता है। पर उस दर्द का कुछ कर थोड़ी सकते हैं। वो दर्द तो ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होगा, उसका अफसोस हमेशा रहेगा। अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है। यक्षिणी तुम्हें हुआ क्या है? पहले तो बस मायूस चेहरा लेकर खिड़की के पास रहती थी, अब तो तुम मायूसी भरी बातें भी करने लगी हो। आखिर तुम इतनी मायूस क्यों रहती हो? बताओ कि मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? तुम बहुत बदली हो। अनुराग के सवाल सुनकर यक्षिणी घबरा जाती है। यक्षिणी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये लेखक बाबू अचानक से ये क्यों पूछने लग गए कि इनके जाने के बाद क्या हुआ था? कहीं इन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? अनुराग फिर यक्षिणी से पूछता है। यक्षिणी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? अनुराग के सवालों से यक्षिणी समझ जाती है कि अनुराग को कुछ पता नहीं चला था कि उसके जाने के बाद यक्षिणी के साथ क्या हुआ था। अनुराग बस उस पर शक कर रहा था, उसके यूं मायूस होने की वजह से। यक्षिणी ने अपनी शक्तियों से उसकी आंखों में भी झांक लिया था कि उसे कुछ पता नहीं चला था। यक्षिणी अनुराग की इसी बात का फायदा उठाते हुए कहती है, हाँ लेखक बाबू, आपके जाने के बाद बहुत कुछ हुआ था। मुझे रातों में नींद नहीं आती थी, किसी चीज में मन नहीं लगता था, मैं बुरी तरह टूट चुकी थी। अनुराग पलट कर कहता है, पर अब तो मैं वापस आ गया हूँ ना यक्षिणी, फिर क्यों तुम इस तरह मायूस खोई खोई रहती हो? यक्षिणी बड़ी चालाकी के साथ जवाब देती है। क्या फायदा हुआ लेखक बाबू आपके वापस आने का? आप कुछ करते ही नहीं। अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है। कुछ करते नहीं मतलब? यक्षिणी एक मुस्कान के साथ कहती है, मतलब ये कि आप मुझे प्यार नहीं करते। आप जानते हैं ना मेरा प्यार कैसा होता है। अनुराग यक्षिणी से अपनी नजरें चुराने लग जाता है। यक्षिणी अपनी नाराजगी आगे जाहिर करते हुए कहती है, लगता है शहर जाकर आप प्यार करना भूल गए हैं। मुझे फिर से आपको सिखाना पड़ेगा कि एक स्त्री को किस तरह प्यार किया जाता है। अनुराग तुरंत पलट कर कहता है, नहीं नहीं यक्षिणी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं कुछ भूला नहीं हूँ, मुझे सब याद है। वो बस क्या है ना, अभी मैं बस जल्द से जल्द तुम्हारी किताब लिखकर खत्म करना चाहता हूँ। वो वादा जो मैंने तुमसे किया था उसे पूरा करना चाहता हूँ। एक बार ये किताब पूरी होने दो, फिर देखना यक्षिणी, मेरे पास वक्त ही वक्त होगा और उस पूरे वक्त में तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में होगा। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना प्यार करूंगा कि प्यार की सारी हदें पार कर दूंगा। यक्षिणी पलटकर कुछ कहने वाली थी कि उसी वक्त अनुराग अपनी डायरी उठाता है और यक्षिणी को दिखाते हुए कहता है, ये देखो यक्षिणी, मैंने रूपरेखा तैयार कर ली है। यक्षिणी नाराजगी के साथ कहती है, अब आपकी जिंदगी में कोई रेखा नाम की स्त्री भी आ गई है क्या? अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, यक्षिणी, ये रेखा कोई स्त्री नहीं है बल्कि तुम्हारी किताब की रूपरेखा है। अनुराग यक्षिणी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है यक्षिणी कि तुमने मुझे कहानी सुनाई और मैं उसे वैसे ही लिख दूंगा? यक्षिणी अनुराग को बीच में टोकते हुए कहती है, और नहीं तो क्या लेखक बाबू, मैंने आपको कहानी सुनाई, उसे वैसे का वैसा ही लिख दीजिए, हो जाएगी आपकी किताब तैयार। यक्षिणी की बात सुनकर अनुराग हंसने लग जाता है। यक्षिणी नाराजगी के साथ फिर अनुराग से कहती है, आप मुझ पर ऐसे क्यों हंस रहे हैं लेखक बाबू? अनुराग यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूँ यक्षिणी, तुम्हारी नादानियों पर हंस रहा हूँ। खैर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने कभी कोई किताब नहीं लिखी ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि किताब लिखने की क्या प्रक्रिया होती है। यक्षिणी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा लेखक बाबू? किताब लिखने की भी कोई प्रक्रिया होती है क्या? अनुराग हामी भरते हुए कहता है, और नहीं तो क्या यक्षिणी, किताब लिखने का भी एक तरीका होता है। कोई भी किताब लिखने से पहले सबसे जरूरी जो चीज है वो है कहानी। हमें उस कहानी की हर एक बड़ी से लेकर छोटी बात तक पता होनी चाहिए। कहानी के बाद जो दूसरी सबसे जरूरी चीज है वो है उसके किरदार। हमें हर किरदार के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी हमारी किताब में क्या अहम भूमिका है। हमें उन सारे अहम किरदारों की एक लिस्ट बनानी पड़ती है और किरदारों की लिस्ट बनाने के बाद तैयार करते हैं कहानी की रूपरेखा, जो कहानी को दिशा देती है। यही कहानी में उतार चढ़ाव लाती है। रूपरेखा तैयार करने के बाद ही कहानी को लिखा जाता है। मन के ख्यालों को कागजों पर उकेरा जाता है। यक्षिणी हैरानी के साथ कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था लेखक बाबू।
कि एक किताब लिखने के लिए इतना सब करना पड़ता है। मुझे तो लगा बस किसी ने कहानी सुनाई, उसे वैसा ही लिख दो, हो गई किताब तैयार। अनुराग कहता है, नहीं यक्षिणी, अगर ऐसा होता तो फिर इंसान की बातों और कहानियों में अंतर ही क्या होता यक्षिणी। यक्षिणी बड़बड़ाती है, हाँ ये भी है लेखक बाबू, कहानियां बातें नहीं है। अनुराग अपनी डायरी यक्षिणी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये देखो यक्षिणी, मैंने ना तुम्हारी किताब को पूरे 8 अध्यायों में बांटा है। तुम्हारी कहानी इन्हीं 8 अध्यायों के इर्द गिर्द घूमेगी। तुम्हारी किताब की कहानी का पहला अध्याय है यक्षिणी क्या है। यक्षिणी पलटकर कहती है, मतलब पहला अध्याय आपने मेरे नाम पर ही रखा है। अनुराग कहता है, यक्षिणी तुम्हारे नाम पर तो पूरी किताब ही है, आखिर ये तुम्हारी तो कहानी है। ये जो पहला अध्याय है ना, इसके अंदर में तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारे यक्षिणी लोक में कितनी प्रकार की यक्षिणियां हैं, तुम्हारा यक्षिण लोक कहाँ है, उन सब के बारे में होगा। और दूसरा अध्याय है। इतना कहकर अनुराग खुद चुप हो जाता है। वो कुछ घबराने लग जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो यक्षिणी के सामने दूसरे अध्याय का नाम लेने से घबरा रहा था। यक्षिणी तुरंत बोल पड़ती है, क्या हुआ लेखक बाबू, आप चुप क्यों हो गए, बताइए ना क्या है दूसरे अध्याय का नाम। तो हेलो गाइस, आगे सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक है। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और वॉच करें।